हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 का एक टॉपिक जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम कब बोलते हैं कि कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? तो दोस्तों, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट is equal to the sum of anti-clockwise movements about that point। समझ नहीं आया? चलिए समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई भी बॉडी है उसको हम कब बोलेंगे कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब रोटेट नहीं करेगी अगर उस पे जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है। इसको अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगा मैं आपको कि जितना उस पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, अगर उतना ही बच्चों उस पे क्या लग रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा हो, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि वो बॉडी किस में है भाई? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे हम। तो एक बेसिक सा सरल सा एग्जांपल लेके चलेंगे। तो दोस्तों, सपोज ये मैंने एक यूनिफॉर्म रोड ली। यूनिफॉर्म रोड का मतलब दोस्तों यहाँ है कि एक ऐसी रोड है जिसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है हर जगह। तो ये एक यूनिफॉर्म रोड दोस्तों मैंने ले ली, और सपोज ये जो यूनिफॉर्म रोड है इसको एक पिवोट पे अटैच किया है मैंने। सपोज यहाँ पे दोस्तों ये एक पिवोट है, पिवोटिंग पॉइंट जिसे बोल सकते हैं, एक पिवोट है जिसपे हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक पिवोट। अब इसके अलावा दोस्तों, सपोज हमारे पास ये जो रोड है, इस रोड पे फोर्सेस लग रही हैं दोस्तों, कि ये हमारा पॉइंट ओ है जो इस पे इसको पिवोट किया गया है, यहाँ पे रखा गया है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब दोस्तों, सपोज पॉइंट ए पे मैं एक लोड अटैच कर देता हूं जिसका वेट कितना है। ये एक लोड मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया भाई, जिसका वेट कितना है? W1। सिमिलरली दोस्तों, मैंने पॉइंट बी पे भी सपोज एक लोड अटैच कर दिया, और सपोज वो जो मैंने लोड अटैच किया है उसका वेट कितना है भाई? W2। ठीक। अब मान लिया पॉइंट ए जो ओ पॉइंट है उससे कितनी दूर है, डिस्टेंस D1 पे, और जो पॉइंट बी है वो कितनी दूर है, डिस्टेंस D2 पे। ठीक है जी। अब मैं कब बोलूंगा कि ये जो मेरी रोड है ये थर्मल, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बेटा? मैं कब बोलूंगा कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? अगर ये रोड रोटेट नहीं करेगी। क्योंकि एक्चुअल में तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ बच्चों हो क्या रहा है कि ये जो हमारा वेट W1 है, ये इस रोड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है। कैसे रोटेट करवाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ये वेट इस रोड को पे जो मूवमेंट लगाएगा, जो टोर्क लगाएगा, वो किस तरफ लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप खुद इमेजिन करके देखो, ये हमारी रोड है, इधर इसको पिवोट किया हुआ है। अगर इस रोड पे मैं इधर एक वेट अप्लाई करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, वेट लगा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये जो फोर्स है इस पे, इस फोर्स की वजह से यहाँ एक मूवमेंट जनरेट होगा, मतलब टोर्क जनरेट होगी, जिससे ये इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी। हमारी जो रोड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, समझ रहे हो? सिमिलरली बच्चों, पॉइंट बी पे जो ये वेट लगा है W2, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि रोड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये हमारी रोड है, इसको ऐसे पिवोट किया गया है, अगर इसके इस पॉइंट पे मैं कोई लोड अप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको कैसे घुमाएगा? इसके अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाएगा। तो अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हमारी रोड मूव नहीं करेगी? कब मूव नहीं करेगी? कि अगर जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें टॉर्क मिल रहा है और उतना ही टॉर्क हमें कहाँ मिल जाए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब बच्चों हम बोलेंगे कि हमारी जो रोड है वो किसमें है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, या कह लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाली टॉर्क इक्वल होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाली टॉर्क। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है।
तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बता देता हूँ क्या बनता है अभी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो क्या बन के आता है सामने, वो देख लेते हैं अभी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब मूवमेंट यानी कि टॉर्क आप सबने पढ़ा है भाई, टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको नहीं पता टॉर्क के बारे में तो आप वहां से देख सकते हैं। टॉर्क मतलब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिससे कोई बॉडी रोटेट करती है। तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्या होगा भाई, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन घुमा रहा, वेट W2। तो वेट W2 यहाँ फोर्स का काम कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारी जो फोर्स होगी वो होगा हमारा वेट W2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, जो पिवोटिंग पॉइंट है उसके अलोंग, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही है। तो वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, D2, तो W2 इंटू D2 इट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है भाई, पॉइंट ए पे देखो ये जो वेट W1 है इसी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये वेट यहाँ फोर्स का काम कर रहा है W1 इनटू इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो वेट जहां लग रहा है, ये जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन है वेट वाली फोर्स का, इस लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, D1। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल जाए कि मतलब W2 इंटू D2 इक्वल हो जाए W1 इंटू D1, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है भाई वो किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है जी, समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप ये एग्जांपल देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का। यहाँ आपको एक झूला नजर आ रहा है, सीसो, ठीक है ना, एक झूला नजर आ रहा है और इस झूले पे हमारे पास दो हसीनाएं हैं। एक है टीना, देयर आर टू गर्ल्स, ये है हमारी टीना और ये है हमारी रीना, ठीक है जी। अब ये दोनों इस झूले पे खड़े हैं, ये हमारा है पिवोटिंग पॉइंट, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है झूले का वो इसके अलोंग, ठीक। अब ये आप देख सकते हो झूला ना तो ऊपर जा रहा और ना ही नीचे जा रहा, ये मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम पे किसमें है भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कैसे बोल सकते हैं हम कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, भाई ध्यान से देखो क्यों है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे इस पे दो तरह की रोटेशंस आ रही हैं। जो टीना है, टीना का वेट कहाँ एक्ट करेगा भाई, इधर। मान लिया टीना का वेट है W1, तो टीना का वेट तो नीचे एक्ट करेगा W1। अब टीना चाहती है कि जो झूला है वो कैसी डायरेक्शन में रोटेट करे भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है क्लॉकवाइज। और जो रीना है, रीना का जो वेट है बच्चों वो भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और वो है मान लिया W2। अब रीना का वेट जब लगेगा यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उससे कैसा रोटेशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, है ना, कैसा रोटेशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर बच्चों जितना टीना की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रही है, और रीना के वेट की वजह से उतनी ही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट हो जाए, तो हमारा ये जो सीसो है, ये जो सीसो है, झूला है, ये बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड होगा मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है डेली लाइफ का, ठीक है ना। मतलब मान लिया जो टीना है उसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है D1, रीना की है D2, तो हम कब बोलेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर W1 इंटू D1 इक्वल आ जाए W2 इंटू D2। तो ये सब सिंपल सरल सा हमारे पास फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का। तो एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसे आप देख सकते हो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सिंपल सी, ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, और इसके अलोंग इस रोड पे इधर एक फोर्स लग रही है F डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इधर एक फोर्स लग रही है दूसरी 120 न्यूटन, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब इसकी वजह से तो रोड घूमना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस फोर्स F की वजह से घूमना चाहती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमें कहा है कि सिस्टम हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में।
दूसरा, जो ये फोर्स लग रही है 120 न्यूटन, इसके लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई? 6 मीटर। और हमारी जो ये फोर्स एफ है, इसके लाइन ऑफ एक्शन और हमारे बैलेंसिंग पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 मीटर। तो हमें ये फोर्स एफ कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे हम सिंपल दोस्तों क्या लागू कर देंगे? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो अभी पढ़ा। तो यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये लगा देंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कैसे लगेगा? यहाँ पे सिंपल है भाई, जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होगा क्लॉकवाइज रोटेशन के। तो दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज रोटेशन या कह लो क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या कह लो भाई? क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट must be equal to anti-clockwise movement, anti-clockwise movement। तो इनको इक्वल रख लो भाई। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही? F इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अभी न्यूमेरिकल में देखो 8 इज इक्वल टू, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कौन सी फोर्स लग रही? 120 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 6। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो F आ जाएगा 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। कट कर लो इसको, ये 4 पे कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 3 12 0 30, ये 2 पे कट जाएगा, 2 3 6, तो आपके पास आ गया 90। दैट मीन्स ये फोर्स कितने न्यूटन लगेगी? हाँ भाई 90 न्यूटन लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी भाई? 90 न्यूटन। तो ये है सिंपल सा एक न्यूमेरिकल जो किस पे बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे बेस्ड था। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक तो बनता है। तो दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए हो तो जाने से पहले भाई सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।